ऊपर कर पूरा नहीं ऊपर तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल्यूम से थोड़ा करना सही है, टेंशन बाद थोड़ा बहुत आगे भी चाहिए हो सकता है कि नहीं थोड़ी नहीं चलेगा। लाइव चल रहा है। अच्छा गलती कोई मेरी गलती इंशाल्लाह होगी। चलिए इनकार्डियम को हम देखेंगे मुख्तलिफ पहलुओं के साथ। कोई भी मटेरिया मेडिका की कोई भी मेडिसिन जो है 640 के करीब हमारी मेडिसिन है कैंडोड्री में, कोई भी हमारी मेडिसिन है उसके तकाजे अगर हम किसी भी मेडिसिन को पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे पहलू हमारे सामने आ जाते हैं। अगर हम किसी भी मेडिसिन के मुमकिना तौर पर तमाम पहलुओं को कवर करने की कोशिश करें तो वो स्टडी हमारे लिए नतीजा खेज साबित हो जाती है। पहले दिन से लेके आज तक जब भी किसी मटेरियल मेडिकल में से किसी भी मेडिसिन को पढ़ा गया है या पढ़ने की कोशिश की जाती है तो उसमें जो पहलू सामने आते हैं वो हमारे पेश नज़र होने चाहिए। कॉलेज लाइफ में जो काम होना चाहिए वो बाद में होना ज़रा थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन बहरहाल चूँकि हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम किसी भी चीज़ को हर वक्त सीखते रहें, देखते रहें। उसी सिलसिले में कोशिश करते हैं कि हमें इनकार्डियम की आज कुछ समझ आ जाए। सबसे पहले इसका स्टार्ट लेते हैं इस चीज़ से कि ये कहाँ पाई जाती है। इनकार्डियम नेटिव है मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में। उसके बाद इसका जो है पका हुआ फ्रूट हार्ट शेप्ड होता है, उसके अंदर जो उसका कैरेमल होता है, जो उसका सॉफ्ट भी होता है हार्ड भी होता है, वो उसको मैसरेट किया जाता है। पहले मैसरेट ऐसे करते हैं कि उसको 5 दिन के लिए बगैर किसी तकलीफ़ के अल्कोहल में डाल के रख देते हैं। उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं और उसके बाद फिर उसको शेक करके तो उसकी मेडिसिन जो है वो तैयार हो जाती है। मार्किंग नट उसको बोलते हैं। इनकार्डियम हिकमत की मद में हुक्मा के नज़दीक, चूँकि कोई भी चीज़ है वो तो हमारे बोटेनिकल और मिनरल और सारे ये रिसोर्सेज होते हैं उसी में आती है, ज़्यादा रखो उसी में आती है। तो बड़े शरीर में या इन इलाकों में जहाँ पे ये पाई जाती है, इनकार्डियम पाया जाता है, इसका इस्तेमाल कम हो रहा है, कम हो चुका है, इसलिए कि ये एक टॉक्सिक स्पीशी है। और ये स्पीशी यहाँ पे जिसके बारे में हुक्मा ने, बॉटनिस्ट ने और इन लोगों ने लिखा है कि अगर हम और आप इसको अपने तौर पे तैयार करना चाहें या इसका इस्तेमाल करना चाहें तो ये एहतियात की मुतकाज़ी। कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा ऑयल बनाता है इसका जॉइंट्स के लिए,
तो जॉइंट्स के लिए ये इफ़ेक्टिव होने के बावजूद इतनी ज़्यादा मोहतात चाहिए कि अगर ये स्किन पे लग जाए तो आपने इसकी सिम्टम पढ़ी हैं, लेकिन वो बहुत कम सिम्टम होती हैं। यानी कि इतना ज़्यादा इसका जलन है, इतना ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम है कि स्किन की बर्दाश्त ही नहीं होती। और इंटरनली जो लोग इसको ख़ास प्रोसेस के ज़रिए ख़ाम हालत में इस्तेमाल नहीं कर पाते वो भी परेशानी का बायस बन जाते हैं। ऑयल की शक्ल में ये बड़ा इफेक्टिव है, इस बदलने के इस्तेमाल कम। एलोपैथिक में ना तो इसका एल्कलाइड इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से यूज़ होता है ज़्यादा, ना ही ये ख़ाम हालत में ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन होम्योपैथिक में इसका ये अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है कि वो इसकी प्रूविंग जो है ना वो हो गई। इस फील्ड में जितनी इसकी अलामात सामने आई वो नेमत है बहुत बड़ी। अब इस सिलसिले में सबसे पहला वर्ड जो एनाकार्डियम के हवाले से मुझे और आपको मिलता है, मैंने इसको मुख्तलिफ एंगल से आपके लिए इकट्ठा किया है। मैंने आपको रिवायती और इसकी जो ज़दे आसवाम ज़बान जो भी है वो जो सिम्टम है वो भी आपके लिए कलेक्ट किए हैं, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा भी आपके लिए इसमें रखा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी सबसे पहली अलामत हमें मिलती है वीकनेस, न्यूरोस्थीनिया, एक वर्ड यूज़ हुआ है इसमें। हम अगर आज यहाँ से ये सीखते हैं कि हम किस लेवल पे खड़े हैं और किस लेवल के पेशेंट्स को हम डील करेंगे, वो हमारे लिए बहुत काम की बात है। किस लेवल पे हम खड़े हैं, हमारा स्टेटस क्या है और हम किस लेवल के पेशेंट्स को डील करेंगे, तो मेडिकल की फील्ड में हम कैसी जगह पे खड़े हैं ये पता हमें देती है हमारी मेडिसिन और उनकी बर्थ। न्यूरोस्थीनिया एक वर्ड है जिसका एक जनरल मानी है वीकनेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूरोस्थीनिया, मैं वैसे अगर इसको डिस्क्राइब करने लगूँ ना जैसे मैंने किया है, मुझे ये खदशा है कि बहुत सी सिटिंग इसकी नज़र हो जाएंगी, तो ज़्यादा नहीं जाऊँगा। न्यूरोस्थीनिया को WHO ने एक स्टेटस दिया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि WHO जिस चीज़ को स्टेटस दे वो चीज़ आम बिल्कुल भी नहीं होती, उसको एक ख़ास मुकाम हासिल हो जाता है, ट्रीटमेंट में भी, मैनेजमेंट में भी, फंडिंग में भी, रिसर्च में भी और सारी चीज़ों में। अब कहने को हम सिर्फ एनाकार्डियम पढ़ रहे हैं, लेकिन पहला वर्ड हमें कहाँ लेके जा रहा है, ICD-10 ये एक टर्म है जो WHO ने न्यूरोस्थीनिया के लिए मखसूस की। इसके तहत वो लोग डाटा कलेक्ट करते हैं पूरी दुनिया से कि जिसके बारे में इसकी सेंसिटिविटी, इसको जांचा जाए, इसकी ट्रीटमेंट को जांचा जाए, इसकी मैनेजमेंट को जांचा जाए और इसके नताइज को कलेक्ट करके उसके बारे में पूरा एक इसको जो है ना वो ट्रीट किया जाए उस हवाले से। ICD-10 WHO के तहत, यानी आप उधर से लेकर इधर की तरफ स्टार्ट हो जाएं। न्यूरोस्थीनिया की कॉजेज़ क्या हैं, उसका स्टेटस क्या है, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन आप ये देखें कि एनाकार्डियम आपके हाथ में एक स्ट्रीट कॉर्नर पे बैठे हुए शख्स के हाथ में WHO की मेंशन करदा एक ऐसी टर्म की ट्रीटमेंट मौजूद है जो कि नेमत से कम नहीं। समझ आनी बात, यानी स्टेटस सबसे पहले हमने खुद को इम्प्रूव करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमने एनाकार्डियम की रिवायती अलामात को ही देख रहे हैं तो वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन हम अगर ये देखेंगे कि हम क्या चीज़ है, अल्लाह ने हमें कौन सी ऐसी चीज़ अता कर दी है, ना सिर्फ ये बल्कि पूरे ग्रुप से हमारे पास। और जब कभी हम किसी स्टेज पे किसी भी जगह पे डायलॉग करें किसी लेवल की एक सिटिंग पे, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट की हो, साइकेट्रिस्ट की हो, चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर की हो, किसी की भी हो, हम सिर्फ मुंह उठा के उसकी तरफ मत देखें। हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास इस चीज़ का, आप यकीन करें कि एनाकार्डियम को अगर आप, मेरी ये लिखी हुई एनाकार्डियम अगर आप सुन लेते हैं, एक सिटिंग में सुन लें, 10 में सुन लें,
सुनने के बाद आप हवाओं में उड़ेंगे कि यार हम क्या चीज़ें हमें अल्लाह ने क्या दे दिया हुआ है, हम किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी बात कर सकते हैं, क्या वाकई हम ये बात कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ मैं आपको आज दे ही जाऊँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक हो गया। अब आपको ये समझ आ गई इस बात की सिर्फ एक बात। इसके बाद हम चलते हैं पहले इसकी सिम्टम पे, ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन इस लेवल पे हो जाए कि ये मेडिसिन हम रूटीन में और रिवायती तरीके से जिसको समझना सुनना पसंद करते हैं। क्यों ना डॉक्टर साहब की पोस्ट बहुत ज़्यादा आती है वो उस सेंस में, और भी बहुत सारी चलती हैं इसमें मामले। पहलू मुख्तलिफ हैं किसी भी चीज़ को समझने के, किसी भी चीज़ को एडॉप्ट करने के। हम किसी भी मेडिसिन की माइल्ड सिम्टम को जब पढ़ते हैं इंक्लूडिंग एनाकार्डियम, तो शायद हम में से अगर कोई साइकी का स्टूडेंट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकेट्रिस्ट होता है, तो वो यकीनन उसकी अहमियत को बावर कर सकता है, जो कि माइंड सिम्टम को रीड करता हूँ, समझता हूँ। एनाकार्डियम के तहत जो टर्म्स मौजूद हैं ना, जो टर्म्स मौजूद हैं वो यकीन करें कि दर्द सर हैं साइकोलॉजिस्ट के लिए, कंसोल करने वालों के लिए, और इवन साइकेट्रिस्ट के लिए, और जिसके अगेंस्ट बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं कि इस टाइप के पेशेंट्स को, इस टाइप की चीज़ों को कैसे हम जो है ना वो कंट्रोल करें। इसमें पहला वर्ड है क्रूएलिटी, जुल्म। ये एक टेंडेंसी, एक रुझान, एक सोच। मैं इसकी डिटेल में अभी बाद में जाऊँगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई कर दूँ। दूसरा बात है, दूसरी सिम्टम है सडन लॉस ऑफ मेमोरी, ये इसकी नुमायां नाम है। लेकिन आप हैरान होंगे कि एनाकार्डियम रेपर्टोरियल स्टेटस पे, रेपर्टरी के हवाले से बाज़ जगह पे बिल्कुल नहीं है, बाज़ जगह पे 3rd ग्रेड पे है, बाज़ जगह पे 2nd ग्रेड पे है। बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये मटीरियल मेडिका के हवाले से जो स्केच और जो शेप हमें दिखाती है वो रेपर्टरी में उस लेवल पे नहीं होती है, नहीं है, होती नहीं है। अब मटीरियल मेडिका को देखें तो इसका मुतबादल कोई नज़र आता ही नहीं। अगर हम रेपर्टरी को देखें तो इतनी इतनी बड़ी रूब्रिक्स हैं जिसमें एक बहुत छोटे से मुकाम पे एनाकार्डियम पड़ी होती है। बात यह है कि जब केस किसी भी मेडिसिन का आ जाए तो इसका मतलब ये है कि बाकी सब कुछ इसके लिए अनफिट है, और सिर्फ यही एक लिबास है जो उसके ऊपर पूरा आएगा, और जिसको ये पूरा आएगा उसी को इसका फायदा होगा, दूसरे दर्द को क्या फायदा होगा। लॉस ऑफ सडन लॉस ऑफ मेमोरी, उसके बाद फॉरगेटफुलनेस है जिसमें भूल जाना, और उसके बाद है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बाद है न्यूरोस्थीनिया, न्यूरोस्थीनिया ऑफ ऑल सेंसेस। आई विल डिस्क्राइब टोटली, ठीक है। अभी टेंशन नहीं लेनी है आपने कि ये पता नहीं, ये वर्ड्स जो हैं ये हमारे लिए उतने ही कीमती हैं सिम्टम्स की शक्ल में जितनी कीमती इसकी डिस्क्रिप्शन है। अगर हम इन वर्ड्स की अहमियत को समझेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी हमारे ज़हन में आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन को समझेंगे तो इन वर्ड्स की कदर और कीमत हम कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है सेंसेशन ऑफ ए प्लग इन वेरियस पार्ट्स। उसके बाद आ जाता है इंटरमिटेंसी ऑफ सिम्टम्स, इल्यूजन, डिलीजन, हेलुसिनेशंस, इल नेचर्ड चिल्ड्रन, diseases of the spinal cord, fixed ideas, think he is possessed of 2 persons or 2 wills, her husband is not her husband, her child is not her child। ये मैंने इसलिए नहीं लिखी है कि मैंने मटीरियल मेडिका से नकल उतार के लिख दी, ना ये आपके लिए नई चीज़ है। मैं समझता हूँ इस बात। एनाकार्डियम आपके लिए सालों से आपके ज़हन मुताला भी है, आपने बार बार पढ़ी भी है,
यहाँ उसको नए सिरे से रिफ्रेश करने का एक मतलब है कि आपको इसकी तिश्नगी ना रह जाए किसी भी एक चीज़ पे, ना सवाल करने पे ना समझने पे। There is no reality in anything, all appears like a dream. Contradictory impulses, laughs at serious things, serious on laughable. Angry, offended easily. Clairaudient, hears voices, are away or of dead. Suicidal tendency by shooting. Suspicious, senile dementia, fear of being poisoned, gastric pain, amelioration, ameliorated by eating, but again after 2 to 3 hours, loss of appetite, alternating with violent hunger, spells of sleeplessness lasting from several nights, warts on palms and hands, promotes expulsion of splinters, rectum feels plugged and powerless, cannot evacuate even a soft stool. Pericarditis, itching, eczema, vesicular eruptions, swelling, urticaria, lichen planus, neurotic edema, ये हैं इसकी मेन सिम्टम्स। अब आपके सामने एक स्केच हम कंसिडर करते हैं किसी भी चीज़ का। उसको हम सबसे पहले लेते हैं, किसको लें सबसे पहले वर्ड को लें, सबसे पहले किस चीज़ को लें वो आपको मैं छोड़ता हूँ, उसको मैं इसको लेके चलता हूँ, मुझे बताएं क्यों ना चला बताएं। जो सिचुएशन, जो टर्म, जो इन सारी चीज़ों में जो है ना कार्डियम का अहाता करती है, इनमें से अंडरस्टैंडेबल कोई भी चीज़ या तो मैं इसको थॉरोली सेपरेटली लेता चला जाऊँ, या आप किसी भी टर्म को समझना चाहते हैं, किसी भी टर्म को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप टोटली इसको ये करें ना, लंबा हो जाएगा। सर आपने पहला वर्ड बोला क्रूअल्टी। हाँ जी। ये इस तरफ इसकी टेंडेंसी क्यों होती है? क्रूअल्टी की टेंडेंसी क्यों होती है? हाँ जी। अच्छा सवाल। इनके वो कौन से मुहर्रकात हैं? देखिए जी, मुहर्रकात की तरफ जाएंगे ना तो इसमें हमें जो हमारी ये जो सिस्टम है ये जिस तरफ इशारा करता है उसमें इसका डॉक्टर साहब का पसंदीदा मौजू है मियाज़मेटिक। इसमें सिफिलिटिक और साइकोटिक दो चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनेट हैं इसकी, ठीक है। अब इसको जो करार दिया गया है, एलोपैथिक भी सिफिलिस को मानती है और एलोपैथिक इसकी बड़ी ट्रेल देती है, ठीक। सिफिलिटिक ट्रेट में ये चीज़ जो है ये पाई जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि एनवायरनमेंट में, कॉजेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसका बायस बनती हैं। जैसे बेसिकली इल नेचर्ड पर्सन, बेसिकली फ्रॉम वेरी स्टार्ट इल नेचर्ड पर्सन है। जेम्स टायलर कैंट के हवाले से आप देखें तो इसको विकेडनेस बोलता है, विकेड पर्सन बोलता है, इल पर्सन बोलता है। यानी जैसे इसमें दो विल्स मौजूद हैं, वो कहता है कि जो नेगेटिव विल है ना, उसकी एक्सटर्नल नेगेटिव विल जो है ना, ये पैरालाइज करती है और ये ही डिस्टर्बेंस का बायस बनती है, बनाती है। क्रूअल्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया में पूरी शिद्दत के साथ पाया जाता है। उसके पीछे साइकोलॉजिकल कॉजेज हों, उसके पीछे किसी भी किस्म का मुहर्रक पाया जा सकता है। सबसे मेन चीज़ है इसमें जो लोग आते हैं जिनका ये रुझान बनता है, फिजिकली इंटरनल ब्रेन केमिस्ट्री उनकी चेंज हो जाती है। अब वो किस वजह से होती है?
उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसिंग आती है, उस समय उनकी सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़ा होता है, जैसे किसी महरूमी को कवर करने में, जैसे किसी ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम के बाद ट्रॉमा हो गया किसी, जैसे किसी स्टमक की डिस्टर्बेंस के बाद ये चीज़ आ जाती है। फॉर एग्जांपल इसकी एक अलामत है ऑल सिम्टम्स एमेलियोरेटेड बाय द ईटिंग। ये बड़ी इसकी मेजर अलामत है जिस पे ये मेडिसिन सेलेक्ट होती है। कभी किसी ने ये नहीं गौर किया कि आखिर इसमें है क्या, कि क्यों इसकी ये हंगर बढ़ जाती है और क्यों इसमें ये प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि उसकी तमाम तर चीज़ों को वक्ती तौर पे अफाका हो जाता है। अगर हम इसका ये पॉइंट है कि ले लें तो इसकी क्रूरटी भी वाज़ेह हो जाती है, लेकिन उससे पहले मैं इसकी कैटेगरी में आने वाले लोगों को बताऊंगा कि इसकी कैटेगरी में एक वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं सैडिस्ट। सैडिस्ट ऐसे लोगों को बोलते हैं जो तशद्दुद करते हैं, जो खुश होते हैं लोगों को तकलीफ देंगे, जिनमें उनके मकासद दो तरह के होते हैं। एक ये होता है कि उनकी तकलीफ पे वो प्लेयर हासिल करते हैं, दूसरा वो ये समझते हैं कि इनको पेन नहीं होगी। जितने क्राइम्स आज के दौर में आप ये देख रहे हैं, ये बच्चों के साथ जिनसी जराइम हो गए, इस तरह के जितने काम करने वाले लोग हैं, कत्ल वारत वाले लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं जितने, ये इस कैटेगरी में आते हैं, क्रिमिनलिटी की इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं दोबारा स्टमक की तरफ। आप लेटेस्ट स्टडी में अगर देखें तो मैं आपको एक अजीब सा रेफरेंस देता हूँ कोलेस्ट्रॉल का। दुनिया की मौजूदा तहकीक के मुताबिक जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल लो है वो लोग क्रिमिनल हैं। जिनका लेवल कोलेस्ट्रॉल का लो है, जो फैट कटर आजकल आप एलोपैथिक में देख रहे हैं, स्लिमिंग के लिए जो कुछ यूज़ हो रहा है उसका नतीजा बड़ा बुरा हो रहा है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग क्रिमिनल, एक्सीडेंट ये लोग करते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लो होता है, क्राइम्स ये लोग करते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लो होता है। और वार्निंग दी है आज की जदीद साइंस और रिसर्च ने जीपीज़ को, डॉक्टर्स को, जो स्लिमिंग पे जिन्होंने अपना जोर रखा हुआ है ना कि भाई आप नेगेटिव थिंकर पैदा कर रहे हैं। ये मेरी और आपकी तहकीक नहीं है, ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूट उनकी रिसर्च के मुताबिक है। अब हम चलते हैं इसकी उस अलामत के ऊपर जिस अलामत से ये चीज़ पैदा होती है। दिमाग में सेरोटोनिन लेवल का कम हो जाना या बढ़ जाना, साइकोलॉजी के हवाले के साथ, साइकेट्री के हवाले के साथ बिहेवियर को इस चीज़ के साथ अटैच किया गया, डोपामाइन के साथ अटैच किया गया और सेरोटोनिन के साथ अटैच किया गया। उसकी ट्रीटमेंट ये 6 न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए कर रहे हैं। एसिटाइल कोलाइन है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है और 3 दूसरे हैं। अब जिस बंदे का ये लेवल डाउन हो जाता है उस बंदे में ये अलामत शुरू हो जाती है। सेरोटोनिन जिसमें बढ़ जाता है उसमें दूसरी ब्रेन केमिस्ट्री जब खराब होगी तो ज़ाहरी तौर पर ये चीज़ सामने आएगी। अब होता क्या है कि हमारे स्टमक में सेल्स हैं, उसका नाम भी बताता हूँ। हमारे स्टमक में सेल्स हैं जो एक हार्मोन पैदा करते हैं। ठीक बात आ रही है, चलो नहीं हो हमारे स्टमक में हार्मोन पैदा होता है जिसको कहते हैं घरेलिन। क्या कहते हैं? घरेलिन, GHRELIN, घरेलिन हार्मोन। घरेलिन हार्मोन है इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कि वो हमारी हंगर को प्रमोट करे। HCL की बात नहीं कर रहा, घरेलिन की बात कर रहा हूँ।
ग्रेलिन प्रमोट करता है हमारी हंगर को, लेप्टिन इनहिबिट करता है हमारी हंगर को। अब एनाकार्डियम के पेशेंट में क्या होता है कि ग्रेलिन की स्पीड अप हो जाती है, उसकी सेक्रीशन। ये वो हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन से लेके पाँव के नाखून तक की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को और उसके साथ साथ हंगर को और ब्रेन केमिस्ट्री को, हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को ये डील करती है। ये वो हार्मोन जिसमें ग्रेलिन हार्मोन ज़्यादा बनेगा उस ये अलामत आएगी। अब कैसे अलामत ही आएगी कि जैसे ही इसकी मिकदार खाली मैदा होता है बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो एहसास शुरू हो जाता है भूख का। जब भूख का एहसास बढ़ेगा और उसके साथ साथ इसके सेक्रेशन में कमी बेशी होगी तो सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। और सबसे इसके साथ लिंक वाली बात ये है कि जब ये बढ़ता है तो उसके साथ जो मिजाज की तब्दीली आती हैं वो यही होती हैं जिसमें क्रूरटी एक मेन चीज़ है। जिस्म के तमाम हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब, हाइपोथैलेमस का ख़राब, पिट्यूटरी का ख़राब और इसका ख़राब, आपकी डाइजेशन का ख़राब और हंगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा किस चीज़ पे कंसिस्टेड है? दो ही चीज़ें हैं जिसमें एक सिंपैथेटिक है, एक पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक, जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा ख़राब होगा उसका नतीजा यही निकलेगा। उसका नतीजा ये क्या? फॉर एग्जांपल ये दो सिस्टम आपके मसल्स को रिलैक्स भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये दोनों सिस्टम आपकी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इंटरनल प्रेशर जिसको आप ये प्लग वाली सेंसेशन बोलते हैं किसी भी बॉडी में, ये मरहून मिन्नत है हमारे जिस्म के अंदर मौजूद नोसिसेप्टर्स की वजह से। नोसिसेप्टर्स जो हैं वो फीलिंग देते हैं जो ऑटोमेटिकली इंटरनल ब्लड प्रेशर को, फ्लूइड की रवानी को, किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन को, डायलेटेशन को, इंटरनल प्रेशर को, ये सारी चीज़ों को असेस करके ब्रेन को पहुंचाने वाले कौन से रिसेप्टर्स हैं? नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर आपके सेंसरी डिटेक्टर हैं अंदर। एक सिस्टम है हमारे इधर होम्योपैथिक में जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स का सिस्टम। क्या कहते हैं जी? बंदा में वाइटल फोर्स इंटरनल जो है उसको बोलते हैं। ओ भाई, वाइटल फोर्स क्या चीज़ है यार? इनर सेंसेशन है इजीनेस की या अनईजीनेस की। वाइटल फोर्स क्या है कि आपके सिस्टम को रेगुलराइज करने की या डी रेगुलराइज करने की। अगर वाइटल फोर्स इस चीज़ को आप कहते हैं कि ये आपकी इंटरनल अनईजी फीलिंग और एक्सप्रेशन को बयान करे तो उसकी वाज़े सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ किसमें है? नोसिसेप्टर। एक बंदा एक्सेसिव पेन पे जाता है, किसी भी सिस्टम की एक्सेस पेन पे जाता है जिसको एलोपैथिक में एलोडीनिया बोलते हैं। जैसे कैमोमिला का पेशेंट है, वो थोड़ी तकलीफ को ज़्यादा फील करता है। अब एलोडीनिया का पेशेंट है, अब मामला ये है कि उसके जो रिसेप्टर्स हैं इंटरनल ओवर सेंसिटिव हैं, वो उसकी स्पीड को ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा तेज़ी के साथ लेके जाते हैं। अब हम इस थ्योरी को, इस चीज़ को समझते हुए अगर ये समझेंगे कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ख़राब है, हम किसी भी जगह पे बैठ के ये बात कर सकते हैं कि भाई हमारी मेडिसिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इस पार्ट को आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से डील करती है। अगर हम उसको कैमोफ्लेज कर देते हैं, उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं अपनी वाइटल फोर्स का, अपनी एक ऐसी नाकाबिले बयान टर्म का कि जिसको हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते, तो हम बात करने के काबिल भी नहीं। अगर आप इतनी सी बात किसी बंदे से कर देते हैं ना तो लाजवाब हो जाता है। अब क्यों लाजवाब होता है मैं आपको उसका बताता हूँ।
कोई भी शख्स किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बयान करता है, कोई भी शख्स किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बयान करता है, क्या कि जी फॉर एग्जांपल 100 न्यूरो ट्रांसमीटर्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, 100 टोटल 100 में से सिर्फ 6 न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे पूरी एलोपैथी की बिल्डिंग खड़ी है। 96 हमारे पास हैं, उनके पास नहीं है। ये कैसी मजे की बात है। अब इस चीज को अगर हम समझेंगे तो उसको अप्लाई कर सकेंगे ना। अगर हम पहले 6 को ही नहीं समझते, पहले 6 को यूटिलाइज करते हुए दुनिया में से ट्रिलियंस डॉलर का वो बिजनेस ले जा चुके हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? पेन किलर किस पे काम करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स किस पे काम करते हैं? ठीक, आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किस पे काम करती है? आपकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो किस पे काम करती है? और जो स्लीपिंग पिल्स हैं वो किस पे काम करती हैं? स्टीरॉइड्स किस पे काम करते हैं? इन्हीं चीजों पे काम करते हैं जिन चीजों को हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको डिस्कस करना और उनको समझना ऐसे ही समझते हैं जैसे पता नहीं हमें कोई चूत लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए इस बात को। हमें कोई मुज़ायका नहीं इस बात के कहने में, सुनने में, समझने में कि अगर उनके पास हमारी प्रेशर, पेन, सेंसेशन की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है। ये नहीं हो सकता। प्रेशर पेन, प्लग टाइप सेंसेशन है, इनएक्टिव स्फिंक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर एनाकार्डियम का रेक्टल स्फिंक्टर इनएक्टिव है कि मोशन करने जाता है एक बंदा, उसके बाद उसकी डिजायर स्टार्ट होती है, लेकिन उसके बाद यूं होता है जैसे ये मसल्स कभी ओपन होंगे ही, मोशन आएगा ही। ये सिम्टम है ना हमारी। तो अब 2 तरीके हमारे पास। एक तरीका तो ये है, बल्कि प्रोमिनेंट और बेहतर तरीका वही है हमारे पास कि हम सिम्टम पे रिलाई करते हुए उस चीज को हल कर जाएं जिस चीज के बारे में दुनिया भी सोच रही। ये हमारी खसूसियत खासा है। और मेडिसिन की सिलेक्शन में हमारी बहुत ज्यादा मुआवनत इस बात पर कि हमारे पास ये क्राइटेरिया मौजूद है कि पेशेंट कहता है जी डॉट लग गया, मोशन निकलने का, स्टूल निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हम ये जानते हैं कि रेक्टम के 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ठीक, अगर हमें ये नहीं पता तो गुनाह की बात तो नहीं है, लेकिन अफसोस की बात होगी। ठीक, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खराब है, उसने ऑटोमेटिकली इसको प्लग्ड अप कर लिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको पैरासिम्पैथेटिक अगर कंट्रोल करता है तो उसमें खराबी है तो हमारी मेडिसिन उसको ठीक करेगी। क्या हम ये राइट नहीं रखते कि हम किसी को ये कह सकें कि यार यहाँ पे ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की खराबी है? तो कौन सी ऐसी बात है जो आप सिर्फ आपके मुंह से इससे ज्यादा निकलवाएगा? कोई मुझे भी बता दो, कोई बात नहीं। ये एंड है। क्यों कि उनकी सारी बिल्डिंग भी उसी चीज पे स्टैंड कर रही है जिस चीज पे हम उनके साथ, एलोपैथी के साथ, मेडिकल स्टूडेंट के साथ, फील्ड के साथ हम ये काम कर रहे हैं। मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ। मैंने सर्च किया तो उसमें लिखा कि दीज ड्रग्स कैन कॉज मेमोरी लॉस। ये बड़ी एक कमाल की बात। कौन सी ड्रग्स है? एंटी एंजाइटी ड्रग्स लाइक बेंजोक्लिमापाइन। ये एंटी एंजाइटी ड्रग है जो कि मेमोरी लॉस का बायस बनती है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, ये मेरी लिखी चीज नहीं है ना, आपकी लिखी चीज है। अब ये देखें कि क्या हो क्या रहा है। ये देखें, हम एनाकार्डियम की मेमोरी लॉस को पढ़ रहे हैं, सडन लॉस ऑफ मेमोरी। हम इस पे बाद में जाएंगे कि हम किस काइंड का लॉस है, सडन मेमोरी के लॉस की कंडीशन क्या है, हम इसको बाद में देखेंगे। कि एक बंदा है वो नेम्स भूल जाता है, एक बंदा वो फेसेस भूल जाता है, एक बंदा है वो कहता है जी कि पता नहीं अभी मैंने क्या सोचा था क्या नहीं सोचा था, ये भूल जाता है। एक बंदा मोबाइल रखता है इस पॉकेट में तो बाद में पता नहीं कहता मेरे पास है कि नहीं है। एक बंदा नमाज की नीयत करता है तो रकातें कहता है मैंने पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। शॉपिंग करने के लिए जाता है, चॉपर उधर ही छोड़ के तो घर चले जाता है, लेना ही भूल जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट, हम में से सब जानते हैं इस बात को, लेकिन ये है क्या, हमें समझना जरूरी।
अब फैक्टर्स में ये देखें कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं जिसमें स्टैटिन ग्रुप आता है। स्टैटिन ग्रुप आपको पता है सारे का सारा लोगों के लोअर पोर्शन को वीक कर रहा है। जितने एलोपैथिक हार्ट के, हाई कोलेस्ट्रॉल के और जितने ये पेशेंट हैं इनको एक्सक्यूज जी अस्सलाम वालेकुम जी अल्लाह जी सोते हुए वही चेंज कर ले वो, लेकिन आपके पास अब ड्रोस्टा भी 1 में पड़ी है ना, 30 में है नहीं। मैं नहीं कह नहीं सकता कि आप ड्रोस्टा 1 में दें उसको ना, कास्टिक में आपके पास, तो फिर मेरे लिए मसला है ना। हाँ वो मैं आपको ना कुछ देर के बाद मैसेज कर देता हूँ। बहुत जो है ना ज़रूरी मेडिसिन मैं को 5-10 कर दूंगा, वो ले दिए जी। मैं कर दूंगा जी। वो ये कॉल भी दूसरे मुल्क से परेशानी हो जाती है उनको जी। सडन लॉस ऑफ स्टैटिन ग्रुप जो है ये इस्तेमाल हो रहा है, जो एलोपैथिक कर रहे हैं उनको पता होगा इस बात का। कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के लिए सारी जिंदगी के लिए कहते हैं जी आपने ये खानी है। अब लोअर पोर्शन वीक हो रहा है, लोग कहते हैं जी हमसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, हमें हमारी टांगें थक जाती हैं, हम ज़रा आपको दबाना पड़ता है, ये होता है वो होता है। पूछेंगे तो क्या कहेंगे, हम ब्लड थिनर यूज़ कर रहे हैं, हम जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, हम जो है वो ये मेडिसिन जो है ये मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट का है, सारी ज़िंदगी खानी है। तो नताइज भुगतने के लिए वो लोग तैयार हैं। और साथ में बताने का मकसद ये है कि आपके पास पेशेंट एनाकार्डियम का आ जाए लेकिन यूज़ कर रहा हो वो इनमें से कोई चीज़ या ये सारी चीज़ें, तो आप उसको किसी और फ्रेम में फिट नहीं करेंगे। सबसे पहले ये भी आप उससे पूछेंगे। तीसरे नंबर पे आ जाता है ये आपका एंटी सीजर ड्रग्स, जैसे एपीवाल टाइप की मेडिसिन है, ये भी याददाश्त को कमजोर करती है, मेमोरी लॉस का बायस बनती है। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। अब एनाकार्डियम को देखें आप, ये एंटी डिप्रेसिव, एंटी एंजाइटी है, और उसके साथ साथ ये क्या नाम है इसका, हमारी बहुत सी बाकी चीजें भी आ जाएगी, उनको एक ही टाइम पे कवर कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं कर रही कि खुद भी उसकी मेमोरी की वीकनेस का बायस बन जाए। ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन डायबिटीज पहले कर रही है, मैं एविडेंटली आपको ये बात कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर रहा। आप इनका फार्मा खोल के देख लो, आपको एंड मिल जाएगा। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन डायबिटीज और डायबिटीज की मेडिसिन ब्लड प्रेशर, ये ड्यूअल चल रहा है। माशाल्लाह से इतने ज्यादा ये पेशेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नकाबले बयान है। मैंने एक सेशन अटेंड किया तो इसमें इनके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, नाम नहीं लूंगा उनका, वो कहते हैं एंड में इस मेडिसिन से कम लोग मरते हैं, इस मेडिसिन से ज्यादा लोग मरते हैं। इंसुलिन ग्रुप को डिस्कस कर रहे थे, इससे कम मरते हैं, इससे ज्यादा मरते हैं, ज्यादा जिससे कम मरते हैं वही हमारे लिए प्रेफरेबल है। दैट वाज द लास्ट सेंटेंस ऑफ ग्रेट डॉक्टर इमाज। ठीक है, लेकिन ठीक है ना, अच्छी बात उसने बताई है बात, ये नहीं तो कोई ऐसी बात है इसमें। लेकिन आप ये देखें कि अगर हम डील करते हैं किसी चीज को तो हमारे पास उसकी प्रायोरिटीज क्या है, बहुत अच्छी। उसके बाद नार्कोटिक पेन किलर्स, ओपियाइड ग्रुप में नार्कोटिक ग्रुप्स हैं जो कि हाईली यानी जो है ना पेशेंट्स को दिए जाते हैं जो पेन की सिचुएशन में दिया। पार्किंसंस ड्रग्स हैं, डोपामाइन एगोनिस्ट हैं जिनमें, और हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर है। आप समझते हैं इनको। अब एनाकार्डियम हमारी, इवन के मैं आपको ये बताऊं कि इनकी एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आप किसी बंदे को, कौन सी उसकी है वो जो 250 है, 400 पता नहीं 500, आप 8 दिन खिला के देख लें और उससे आप पूछ लें कि भाई आजकल आपकी याददाश्त का आलम क्या है, तो वो कहेगा यार हाँ मैंने नोट तो नहीं किया लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे जोर दे के सोचना पड़ रहा है अपनी बातों पर। अब आप ये देखें कि
सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, ये पता नहीं क्या क्या, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, क्या क्या यूज हो रहा है। नतीजा क्या हो रहा है, सारी की चीजें डायरेक्टली जा रही हैं आपकी ब्रेन की तरफ। अब एक और बड़ी बारीक सी बात आपको बताता हूँ। एक टर्म यूज होती है मेडिकल में, उसको कहते हैं BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर वो लतीफ तरीन जगह है जो कि दिमाग को जब इसकी जो वॉल्स है ना, आर्टरीज की, जहाँ से इससे ये गुजरना होता है, जो इसके लिए सबसे एंड चेक पॉइंट है, वो इतना नफीस है, इतना बारीक है कि उसको क्रॉस नहीं की, बहुत सारी मेडिसिन क्रॉस नहीं करती। उनके लिए इनको इवन के बबल्स के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि उनमें स्पेस बन के तो मेडिसिन पेनिट्रेट करके इनको रिजल्ट मिल जाए। इतनी नफीस तरीन जो है ना ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और कमाल की बात ये है कि हमारी हर मेडिसिन, क्या कह रहा हूँ, हर मेडिसिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। इस बात की अहमियत को आप में से अभी कोई नहीं समझेगा जब तक इसको आप स्टडी नहीं करेंगे ना कि मैंने क्या कहा है। मुझे याद है, मैं आज से बहुत अर्सा पहले गया था, एक फिजियोथेरेपिस्ट मेरे दोस्त, उनके पास, मैं अभी स्टूडेंट था, मुझे नहीं पता, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनके टेबल पे मेरी मेडिसिन लिखी हुई मौजूद, बाद में मैंने देखी और बड़े लोग यूज़ करते हैं। तो उसने मुझे पहला सवाल ये किया था, कहता जी क्या आपकी मेडिसिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती? मुझे उस वक्त इसका थॉरो स्टडी नहीं, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी ये क्रॉस कर सकती है। और इसलिए ये भी साथ ज़रूरी है बात। अजीब बात करने लगा, ज़रूरी ये है कि जैसे कि इसमें इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स दो चीज़ें पाई जाती हैं, हेलुसिनेशन तीसरी चीज़ पाई जाती है। क्या है इल्यूजन डिल्यूजन? एनाकार्डियम का पेशेंट है, तीनों स्टेजेस पे जाता है। अब डॉक्टर जेम्स आइलर कैंट ने इसको रिपोर्टरी में इकट्ठा किया इल्यूजन और डिल्यूजन में। स्टेज वो कहता है जी कि डिग्रीज का फर्क है, डिग्री का इंटेंसिटी का फर्क है, इंटेंसिटी का, लेकिन एक के साथ दूसरी स्टेज इसकी मिली हुई। मैं एक बारीक सी बात आपसे करने लगा हूँ, ये है कि केस हमारे पास आ जाता है मेमोरी लॉस का, उसके साथ उसकी कोई और उसके साथ जो है एनाकार्डियम सिम्टम नहीं होती, किसी और चीज़ की होती, हम उसको एनाकार्डियम दे देते हैं, किसी और एनाकार्डियम की जो प्रॉब्लम होती है उसकी जगह मेडिसिन कोई और दे देते हैं। आप यकीन रखें इस बात पे, पूरा यकीन रखें कि हम अपने केस को जरूर कॉम्प्लेक्स करेंगे, हम उसको सादा रहने नहीं देंगे। बात समझ आ रही? इसलिए इसको इतनी एहतियात से आपने क्लैरिफाई करना है। क्यों? इसको डिस्टिंग्विश करेंगे तो पेशेंट का भला होगा। और मेंटल डिजीजेज में, ब्रेन की डिजीजेज में कोई पैमाना नहीं है इस चीज का कि आप जज कर सकें अनटिल कि पेशेंट अपने मुंह से ये कहे कि हाँ अब ये एबनॉर्मल थॉट्स मेरे अंदर नहीं। जैसे इसमें फिक्स्ड आइडिया का एक वर्ड यूज हुआ है। फिक्स आइडिया आपने थ्योरी में पढ़ा होगा और सिम्टम में और मेडिसिन में पढ़ा होगा। अब फिक्स्ड आइडिया जस्ट एक वर्ड है, लेकिन मतलब उसका क्या है? प्रेजिस्टेंट थॉट्स अबाउट एनीथिंग। कोई भी चीज, एक मुसलसल लोगों को आपने देखा होगा कि यह चीज मुझे चमड़ी गई, लथन आने लगी, मगर वो फिक्स्ड आइडिया है। उस फिक्स्ड आइडिया में ये चीज नहीं है कि वो आइडिया उसका एक जगह पे फिक्स हो गया, खड़ा हो गया। जैसे सिंजा का पेशेंट कहता है मेरी टांगे शीशे की बनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो शीशे की बना के छोड़ दी, उसका मकसद ये होता है कि वो थॉट उसके दिमाग से निकलने का नाम लेती ही नहीं। वो फिक्स आइडिया, एक ही चीज पे ड्यूल है, एक ही चीज पे वो सोची जा रहा है। ठीक, हम चलते हैं फिर उधर दोबारा से वापस उस बात की तरफ जहां से हमने स्टार्ट किया था। घरेलिन हार्मोन की कमी या ज्यादती उसकी पेशेंट के तमाम बॉडी स्ट्रक्चर को तबाह कर देती। जब ये चीज होगी, एबनॉर्मल सेंसेशंस भी होंगी, क्यूरिलिटी भी होगी,
उसमें सैडनेस भी आएगी, उसमें डिप्रेशन भी आएगा, उसमें एंग्जाइटी भी आएगी, उसमें सुसाइडल थॉट भी आएगी, उसमें ये जो उसकी जो डिसीजन पावर है ये भी आएगी, डू और नॉट डूइंग वाला सिस्टम भी आ जाएगा, गुड और बैड वाला सिस्टम भी आ जाएगा। ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अब इसमें क्रूएलिटी में जो बात, सैडिस्ट की जो बात मैं करने लगा था वो ये थी कि क्राइम करने वाले को, जुल्म करने वाले को आपने एनाकार्डियम, चूंकि आप पढ़ते रहते हैं, ये बात इसलिए कर रहा हूँ, कभी इधर हो जाती कभी इधर, इसलिए कि आप पढ़ते रहते हैं। इसमें स्टेट किया जाता है, बयान किया जाता है कि एनाकार्डियम का पेशेंट आपके पास आएगा तो वो आपको बड़ा खुश मिजाज और हम्बल नजर आएगा। वो नहीं, आपको मिसबिहेव के साथ नहीं मिलेगा आपके साथ। वो गाली गलौज का केस का आपने एक सवाल किया था कल के, इसका पेशेंट आपके पास किस स्टेज पे आएगा। ठीक, सबसे पहली बात ये है कि इस स्टेज पे आएगा कि आप उसको ये जज भी कर सकेंगे कि ये एनाकार्डियम का पेशेंट बेसिकली कैसे बड़े हम्बल तरीके से मुस्कुरा के आपके साथ मिलेगा और ये भी उसकी लामत है। अब हमारे पास किस चक्कर में ये पेशेंट आते हैं, ये आपके पास आएंगे, ये भूख की ज्यादा कमी बेशी की वजह से आएंगे, आपके पास ये ब्लड सेंसेशन की वजह से आएंगे, आपके पास ये अदर जो इसकी स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए आ सकते हैं, कई किस्म की चीज़ों के लिए। लेकिन ये जो रवैया आप देखते हैं या शदीद तरीन पढ़ते हैं, ये इसको आप ऑब्जर्व करेंगे या उसका कोई अजीज आपको बताएगा क्या है कि ये रात को क्या करता है, ये दिन को क्या करता है। मुझे इत्तेफाक हुआ वहाँ पे जाने का, लाहौर मेंटल हॉस्पिटल भी जाने का इत्तेफाक हुआ। फिर उसके साथ मैंने वो जो फाउंटेन हाउस है उसको भी देखा हुआ, वहाँ पे भी गया। अब वहाँ पे जाकर जो मैंने पेशेंट देखे ना, आप यकीन करें कि उनका जो हाल है ना वो नाकाबिले बयान। पेशेंट है जैसे आपके घरों में कोई बुजुर्ग है सेनाइल डिमेंशिया का शिकार हो जाता है। सेनाइल डिमेंशिया में अब क्या कहता है, अभी मैंने खाना खाया, अभी मैंने याद नहीं खाना, मुझे रोटी दो। फिर हर्डली खाता है, जैसे लाइको का पेशेंट भी खाता है, इसका भी खाता है, छेती छेती खा दो। क्या है कि सोच वैनिश हो जाती है। पीछे क्या है कि स्टमक का वो जो हार्मोन है। अब आप मुझे एक अजीब सी बात हम करते हैं, केमिकल बैलेंस को रखने के लिए, इसकी डिटेक्शन के बावजूद इसकी सेक्रीशन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई पैमाना नहीं। यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, किसी बंदे का कोई बंदा मिसबिहेव कर रहा है, उसको मेडिसिन देते हैं। आपने कभी सुना है कि ये जो न्यूरो फिजिशियन होते हैं ये कहते हैं जी 15 दिन के बाद काम करेगी दवाई, मैंने सुना है कभी? 15 दिन के बाद काम करेगी। क्या, क्यों? कि उनको श्योरिटी नहीं होती इस बात की कि ये कितने लेवल पे दे रहे हैं और कहाँ तक जाके ये काम करेंगे। एक उसकी एक और वजह है, ये बातें बड़ी अच्छी हैं, काम आ जाएंगी आप। उसकी एक वजह ये है कि केमिकल बेस्ड जो मेडिसिन है वो ब्रेन के हर सेल को इफेक्ट करती है, न्यूरॉन्स को इफेक्ट करती हैं केमिकल बेस्ड मेडिसिन। और ये उनका इतराफ हर मेडिसिन के साथ मौजूद है। ये अच्छी बात है कि हमें पढ़ने को, सुनने को, समझने को ये बात मिल जाती है। कमाल की बात ये है कि जब हम देते हैं मेडिसिन किसी भी बंदे को तो वो अपने टारगेट पे काम करती है, अदर चीज़ों को उस लेवल पे छेड़ती नहीं है जिस लेवल पे उनकी मेडिसिन छेड़ती है, कम ताकत में मटेरियल होने के बावजूद। मुझे आप बता सकते हैं कि अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो ये ब्रेन सेल के साथ क्या करती है? नहीं बता सकते, दसो यार। अब इसमें जितनी सिम्टम्स इसकी मौजूद हैं, जितनी भी न्यूरोस्थीनिया में जितनी मौजूद हैं, मेंटल स्टेट में जितनी मौजूद हैं, मैंने इनको सर्च किया बाकायदा तौर पे। डी रियलाइजेशन, जिसमें एक ख्वाब की कैफियत है किसी भी पेशेंट की कि अचानक से वो आ जाता है होश में, अचानक से वो उस कंडीशन में चला जाता है।
मैंने देखा है, मैंने लिखा डील रियलाइजेशन की कोई मेडिसिन, कहते जी नो क्योर, साफ लिखा नो क्योर। अच्छा जी, शिज़ोफ्रेनिया 50-50, ठीक है। अब उसमें क्या नाम है, बाइपोलर डिसऑर्डर नो क्योर। फिर उसके साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको ओसीडी बोलते हैं, नो क्योर। अब आप मुझे ये बताएं कि नो क्योर को लोग कहाँ पे फिट करते हैं और हम कहाँ पे फिट करते हैं और हमारी एनाकार्डियम उसको कैसे डील करती है। ये बात कोई बंदा पढ़े लिखे तरीके से अपने माफी ज़मीर को बयान करके उस स्टेटस पे, उस लेवल पे, उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल पे, केमिकल्स के लेवल पे, ब्रेन केमिस्ट्री के लेवल पे, ब्लड ब्रेन बैरियर के लेवल पे, उनकी सिंथेसाइज जितनी चीजें होती हैं उसके लेवल पे, हार्मोनल लेवल पे, छोटी छोटी चीजें। एनाकार्डियम में पाया जाने वाला लेप्टिन और एनाकार्डियम में पाया जाने वाला गैरेलिन, अगर ये ग्रोथ हार्मोन को डील करता है। आप जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की वैल्यू क्या है, जानते हैं? ये ग्रोथ हार्मोन जान है किसी भी बंदे के अंदर, हर किस्म की कैटलाइजिंग फंक्शन की। अब इन पॉइंट्स पे जब आप किसी से बात करके तो उनको ये दिखाएंगे कि आपके पास क्योर नहीं है। आप क्लेम कर रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं इस बात का कि नो क्योर वी हैव, जस्ट वी कैन मैनेज। हम क्या करते हैं? हम तो मैनेज नहीं करते। क्या करते हैं जी? हम तो एनाकार्डियम देते हैं। एनाकार्डियम नेचुरल चीज, एनाकार्डियम दे के अगर हम, यानी हम फिजिकली हार्मोन इंजेक्ट नहीं करते, हम फिजिकली बबल का इंजेक्ट नहीं करते, हम फिजिकली एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, एंटी सीजर ये चीजें देके किसी की याददाश्त को मुतासर नहीं करते। हम उसके जितने भी जो इसके पहलू हैं उन सब को देखते हुए एक चीज सिलेक्ट करते हैं और उसको बैलेंस करने में मदद फराहम करते हैं। तो हम सुपीरियर हैं कि वो सुपीरियर, यानी हमारी मेडिसिन, हम नहीं। हमें तो बड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज में। अब आप ये बताएं कि ये एनाकार्डियम इस तरीके से प्रूव की हुई ज्यादा सुपीरियर है या उनकी वो ड्रग्स जो कि जस्ट मैनेजमेंट में काम करती हैं, मैनेज करती हैं और बाद में कह देते हैं कि दिस प्रॉब्लम हैज नो क्योर वर्ल्ड ओवर। ये नहीं कि किसी एक खिताए जमीन पे ये काम होता है, यहाँ पे क्योर नहीं है तो अमेरिका में है। ये अमेरिका से चलता है सारा कुछ, ये यूरोप से चलता है। वो कहते हैं नो क्योर। अब नो क्योर पे आगे कैसी साइकोलॉजी है, मेंटालिटी है हमारे पेशेंट्स की कि वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, मेरे पास आते हैं, तो उनकी स्टेटेड कंडीशन जो है वो हमारे ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि आप ट्रीटमेंट करें फोर्स वाला, केमिकल वाला, और क्योर की बात नहीं है, वो उनसे हमें कबूल है, आपसे कबूल नहीं। क्या चैलेंज? उसकी वजह क्या है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वहां पे हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो नहीं है जिस पे हम उनको कंपैरेटिवली समझा सके या इन्फ्लुएंस कर सके। हमारा वो लेवल बनाना चाहिए, होना चाहिए। देखें, मैंने आपसे एक बात पूछी थी, आपने बताई नहीं है। हम एक पोटेंसी किसी भी शख्स की जुबान पे गिराते हैं, कभी किसी ने सोचा है कि ये क्या हुआ है? एनाकार्डियम में गिराते हैं। दी तो एनाकार्डियम हमने, पोटेंसी कोई चॉइस कर रहे हैं हम, 30 कर रहे हैं, 1 एम कर रहे हैं, जितनी मर्जी कर रहे हैं, दी तो हमने एनाकार्डियम ही ना। अब ये एक पलंदा है, पूरे का पूरा एक पूरा जहान खुल गया हमारे आगे। अभी तो हमारा न्यूरोस्थीनिया कवर। अब न्यूरोस्थीनिया में डायरेक्टली हिटेड है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम से दो किस्म की जो शीट्स चलती हैं, उसमें एक माइलिनेटेड है और एक अनमाइलिनेटेड। माइलिनेटेड की जो स्पीड है वो 300 मीटर्स पर मिली सेकेंड है। क्या कहा मैंने कहा? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, नर्व्स जो हैं, उनकी जो मैसेज कंडक्शन स्पीड कितनी है? 300 मीटर्स पर मिली सेकेंड। यानी ये टच किया और ये यहां से लेके यहां जाके स्पाइनल कॉर्ड से जाके हमारे ब्रेन तक जाके वापस आके रिएक्ट भी कर देती है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक ड्रॉप हम डिप करते हैं किसी भी बंदे की जुबान पे, तो ये क्या है? क्या चीज है? क्या किया उसने?
कभी गौर किया किसी ने? नहीं करते, करते होते तो इंज ना होता। नहीं अगर जो तुसी माशाल्लाह इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अड़वे जिम्मेदारी को वहीं बैठाई। पता है बात कुछ और है। बात ये है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैं हामी नहीं बता, वो शख्सियत है, ये शख्सियत है, इन्होंने मुझे कह दिया कि आप एक मेडिसिन, आप यकीन करें कि मैं इसका भी हक जो लिखा है ये भी अदा नहीं कर रहा, मुझे यानी इसको मैं कवर नहीं कर पा रहा। जो कुछ मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा, यकीन करें नहीं कवर कर पा रहा। आप उस्ताद, बात ये है कि हमें जो है ना ये चाहिए कि हम जिस पहलू को भी देखें, मैं ना मुखालिफ हूँ सिम्टोलॉजी का, ना मुखालिफ हूँ पैथोलॉजी का, ना फिजियोलॉजी का, ना किसी चीज का मुखालिफ नहीं हूँ। हर बंदा अपनी जगह पे ठीक चल रहा है। लाइन देखें, देनी का शिफा है ना। स्ट्रेंथ और अप्रोच, ये दोनों चीजें उस बंदे के हाथ में कुदरत का एक तोहफा है जो कि इसको किसी भी रंग से, किसी भी जगह से पकड़ लेता है। यानी आप इसको प्रमोट करते हैं इसकी मेंटल सिम्टम की वजह से, और नहीं, क्या इतराज इसमें? कोई इतराज नहीं। होना क्या है? होना ये है कि सेंसिटिविटी और द कंप्लीट क्योर एंड रिकवरी ऑफ द पेशेंट, ये हमारा मोटो होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमने किसी बंदे की मेंटल सिम्टम को देखा है तो अब वो मेंटल सिम्टम का तो पैमाना ही कोई नहीं कि ये बंदा कितने गम में था और कितनी खुशी में है, इसका पैमाना कोई नहीं हमारे पास। इसका पैमाना कोई नहीं। इसका क्या है कि हमने एक बंदे को मैक्सिमम नॉर्मल परफॉर्मेंस पे लेके जाना। क्या हमारा टारगेट है? किसी भी बंदे को मैक्सिमम नॉर्मल परफॉर्मेंस पे लेके जाना हमारा टारगेट। वो एंटर्ड हो गया है, वो खराब हो गया है, उसके पीछे कुछ है, उसके पीछे कुछ नहीं है। हमने तो ये देखना है कि हमारे पास इसकी वजाहत मौजूद है, हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि हम ज़बानी खाली दावा कर रहे हैं। जब ये चीज़ें हमारे स्टेटस पे आ जाएंगी तो फिर हमें हर चीज़ का पता चल जाएगा। अब इतने चालाक लोग हैं, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस पे हाइपोटेंसिस को रिपीट नहीं करते। क्यों ना? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पे हाइपोटेंसी को रिपीट नहीं करेंगे इस वजह से कि उससे इंसल्ट होगी। एक्जिमा है, एक्जिमा पे अगर आप ग्रेफाइट्स की 200 की डोज या 1 ml की डोज रिपीटेडली दे देंगे ना तो फिर आप नहीं बैठ सकते क्लिनिक पे अपने, छोड़ेगा नहीं मरीज आपको। क्यों? कि आपने उसकी इन्फ्लेमेशन को जिस हद तक एग्रेस कर दिया है ना, वो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब फंक्शनल डिजीज पे आ जाए, मेंटल डिजीज पे आ जाए, किसी और डिजीज पे आ जाए, वहां पे इनका हाथ बहुत खुला होता है। वहां पे अंधों की तरह दिए जाते हैं, सारा कुछ दिए जाओ भाई। क्यों? कि वहां पे वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ता, तो चुप के पर्दे डाल के अंदर बैठे हुए। मैं सवाल करता हूँ आपसे कि भाई अगर आप इन्फ्लेमेटरी डिजीज पे इस तरह का बिहेव मेडिसिन का देखते हैं तो जो इन्फ्लेमेटरी नहीं है, क्या उस पर कोई असर नहीं होगा? फिर किसने अलाउ किया है हमें? किसने आपको अलाउ किया इस बात की कि आप अन्यवाद दवाई दिए जाओ? वाई बनती है ना बात? नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि जब हमारे पास डिस्क्रिप्शंस होंगी तो हमें जरा ये भी पता चलेगा कि हम क्या करने लगे और क्या होगा। ऐसा नहीं होता कि आप किसी बंदे को एक प्रॉब्लम जा रही है तो उसकी प्रॉब्लम को कम या ज्यादा करने में आप मुआवन ना हो, ऐसा नहीं होता। आपके पास आए ना आए, आपकी आंखें बंद हों, ये अलग बात है। बहुत सारे केसेस में ऐसा है, आपने देखा होगा कि आपने कोई चीज दी है, हफ्ते बाद आगे पेशेंट ने कहा जी मेरी वो लामत ठीक होगी। कोई चीज दी है, वो आगे कहता जी तो मेरा बेड़ा गर्क कर दे। अब क्या है कि बेड़ा गर्क करने वाली बात कोई नहीं बताता। हाँ, कोई नहीं बताता। अपनी जो नाकामी है कौन शेयर करता है? नाकामियों पे ट्रायल जारी रहते हैं। चल इधर नहीं दे, उधर ठीक हो जाएगा, उधर ठीक हो जाएगा, चल रहे। तो जिस वेले कामयाब हो जाता है तो फिर वो देता है, एक छोटी सी चीज है तो छलांगे वो
20 फुट ऊंची लगा रहा होता, मैं और दिता इंज हो गया। मैंने अपने केसेस में 2 काम किए हैं आज तक अपनी ये प्रैक्टिकल लाइफ। ना मैंने इररेलेवेंट बात की किसी महफिल में बैठ के, अगर मैं इस बात पे चल रहा हूँ तो मैं इसी पे चल रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं अपने केस नहीं शेयर करता। क्यों करूँ, वजह क्या है? आखिर अगर एक बंदे की 10 साल प्रैक्टिस है, मेरी 30 है, चलो 10 साल में उसने कोई अगर मरीज 20 देखे हैं तो मैंने भी कोई एक देखा ही होगा। तो ये चीजें हमें पीछे लेके जाती हैं, आगे नहीं लेके जाती। जब आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट हो, गुफ्तगू हो रही हो, उसमें आप मुनासिब समझें कि किसी भी एक चीज को एनहेंस करना है या कंट्राडिक्ट करना है या समझना है या समझाना है, फिर उसमें आप दखल अंदाजी करें। उसमें अपनी सेल्फ प्रेजिंग के हवाले से मत आए पर कि भाई मैं ये चीज क्या करती है। वक्त तो चला ही जाता है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता बाद में। अब अगर स्किन पर चले जाएं तो स्किन में स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस ये इन्फेक्शन पाई जाती है। अब स्ट्रेप्टोकोकस हो या स्टेफिलोकोकस हो तो इनकी एक पूरी फील्ड मौजूद। आप समझते हैं कि इसके बदले में कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अब कमाल की बात यह है कि रेस्टॉक्स हम में से देने वाला बंदा कभी भी ये दावा नहीं करता किसी और प्लेटफॉर्म पे कि मैंने स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ठीक किया है, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन को ठीक किया है। वो सिर्फ एक ही गल कहेगा, और छाले निकले थे, मैं रेस्टॉक्स जिद्दी ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया यार, तुम्हारी मोडेलिटी को कौन चैलेंज करता है भाई? क्यों डॉक्टर साहब? तुम्हारी मोडेलिटी को कोई चैलेंज नहीं करता। रेस्टॉक्स के छाले में से अगर पानी निकल के दूसरी जगह पे लग रहा है, अगर वो सेकेंड इरप्शन पैदा हो रहा है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसको नैरेट करो, उसको देखो। ये ना कहो कि मैंने रेस्टॉक्स दिया तो ठीक हो। भाई तुमसे किसी ने पूछा, तुम ये तो बताओ कि तुमने किया क्या है। अगर जब किया क्या कि उसको समझ होगी ना, फिर जब वो बात करेगा तो फिर अगला जब ये पूछेगा तो वो पूछने के काबिल दोबारा नहीं रहेगा कि तुमने क्या किया। फिर उसके लिए इस बात की अहमियत होगी कि हाँ भाई इस तरह के इरप्शंस जो हैं उनमें ये खसूसियत पाई जाती है। हाँ तुम्हारे पास है, बताओ तुम्हारे पास ये है कि नहीं है, बताओ मुझे। तो फिर वो लाजवाब है, फिर चुप है। अब आप देखें ना अपने स्टेटस को अब आप आर्थराइटिस को देखें, क्या हो रहा है आर्थराइटिस में? ऑटोइम्यून डिजीज का नाम लेके क्या नहीं कर रही है लोग। अब आप ये देखें कि प्रोबायोटिक्स और ये जो दूसरे ले रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर और ये वो सारा कुछ, और क्या क्या नहीं हो रहा हर एक के साथ, मुझे बताएं। जब ये मेडिसिन एलोपैथिक में ली जाने वाली याददाश्त की कमी का बायस बन रही है, तो क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके IBS का बायस नहीं बन रहा? क्या वहां से जो आप जितनी ये जंक फूड लेते हैं या दूसरी चीजें लेते हैं, क्या ये आपकी याददाश्त की खराबी का बायस नहीं बन रही? बनती है, क्यों नहीं बनती? प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, बढ़ते हैं। मेरे पास एक लड़का था तो दोस्त था, उसकी वालदा डायबिटिक पेशेंट। अब डायबिटिक पेशेंट है, कैंड्रोल यूज कर रही है, उसके प्लेटलेट्स जो है ना वो डाउन हो गए। तो मुझे तो पता चल गया था कहीं से, तो मैंने पढ़ा था, तो मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ कैंडल बंद करवा, कैंडल बंद कराइए, हफ्ते में उसके प्लेटलेट इंक्रीज करके। अब देखेंगे जो बंदा इस चीज को नहीं समझेगा वो प्लेटलेट्स पे डाउन होगी मेडिसिन ढूंढता ही रहेगा। सबब मौजूद है, उसको पता नहीं है। ये तो ये पढ़ने में हर्ज कोई, समझने में कोई हर्ज नहीं है किसी भी चीज को। इस सिलसिले में इसमें एक वर्ड यूज हुआ है नर्वस डिस्पेप्सिया का। नर्वस डिस्पेप्सिया 2 मानी में यूज होता है। एक स्टोमिक का बजाते खुद नर्वस हो जाना, उस तरह की परफॉर्मेंस की गलत हो जाना। एक उसके माइंड के साथ रिलेटेड है, लेकिन बात फिर वहीं चले जाती है कि जब स्टोमिक की और इंटेस्टाइन्स की जब सेक्रीशंस इम्बैलेंस होंगी तो नतीजा ये होगा ही होगा। और ये केस किसका है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का। आप क्या है इस जगह पे बैठे हुए, माशाल्लाह से आप स्किन स्पेशलिस्ट भी हो गए, आप साइकोलॉजिस्ट भी हो गए, आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हो गए, आप हार्ट स्पेशलिस्ट भी हो गए, आप जनाब न्यूरो फिजिशियन भी हो गए, सारा कुछ आप हो गए। तो इन इतने बड़े टाइटल जो आपने ले रहे हैं, तो उन टाइटल का बनेगा क्या अगर आप उसकी जो वजाहत का नहीं पता।
असल मेरा मकसद कहने का ये है कि मेडिसिन को जब आइंदा से आप पढ़े, मैं पढ़ूँ, तो उसको एकदम से डाइजेस्ट मत करें। उसको एक टर्म मिल गई, न्यूरोस्थीनिया की मिल गई। अब न्यूरोस्थीनिया स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को, किसी बंदे को एक टर्म डायग्नोज हो जाती है, साइड पे लिख देते हैं कि ये न्यूरोस्थेनिक पेशेंट है, न्यूरोस्थीनिया के लिए वो क्या कहेगी, इसको विटामिन B12 दो, ठीक है, इसको मल्टी वाइटामिन दो, इसको ये डाइट दो, ये डाइट दो, ये डाइट दो, और न्यूरो फिजिशियन की उसके पास ले के जाओ। अब आप वही काम अपने घर में बैठे कर रहे हैं, न्यूरोस्थीनिया को डील कर रहे हैं, तो समझ होगी तो करेंगे ना। और समझ आना कोई बुरी बात तो है नहीं, उसको समझना चाहिए। एनाकार्डियम नहीं, पूरा ग्रुप है, यानी एसिड फास्ट का न्यूरोस्थीनिया किसी और चीज का, चाइना का किसी और चीज का, एनाकार्डियम का किसी और चीज का, पिक्रिक एसिड का किसी और चीज का, ये सिलीनियम का किसी और चीज का। अब देखें ना, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बुखारों के बाद जो कमजोरी जल्दी है उसको सिलीनियम बड़ा अच्छा कवर करती है ना। अब देखें कि वर्ड न्यूरोस्थीनिया ही है, वर्ड वो असाबी कमजोरी है जिसको बोलते हैं पंजाबी में। अब असाबी कमजोरी हो, ये हो, टर्म एक है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी एक है। हमारे लिए फायदा ये है कि हमारा स्टार्ट बेस एक है, लेकिन हमारे पास एंड पे जाके तो फूल खिल जाता है। यानी वर्ड एक टर्म क्या है, न्यूरोस्थीनिया। न्यूरोस्थीनिया, अगर आज हम न्यूरोस्थीनिया को पूरा पढ़ लेंगे तो 10 मेडिसिन के ऊपर यही टर्म हम अप्लाई करके नतीजा अपनी मर्जी का ले सकते हैं केस टेकिंग के बाद। अगर हम न्यूरोस्थीनिया को नहीं समझते, उसकी बेस को नहीं समझते, हम किसी का, हमारे पाँव गीली जमीन पे ही, हम ऊपर ही रहेंगे, कभी एसिड फास्ट पे जाएंगे, कभी चाइना पे जाएंगे, कभी सिलीनियम पे, कभी एनाकार्डियम पे, कभी कहीं पे। लेकिन जब आप किसी ऐसी कम्युनिटी में बैठ जाएं जो कम्युनिटी ये रिक्वायर करेगी कि मुझे बताओ मुझे है क्या, इसका हल क्या है, इस पे मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहना मैंने, तो फिर आप जब उसको बयान करेंगे उसकी मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक, तो यकीन करें कि वो आधा वहीं से सही हो जाएगा। फिर दूसरी बात एक अजीब, कि नर्व्स की डैमेजनेस को पूरी एलोपैथिक हाथ खड़े हैं। नर्वस सिस्टम की डैमेजनेस को और नर्व्स की डैमेजनेस को, किसी की माइंड चीट खराब होगी, किसी की कंडक्शन खराब होगी, किसी की कंडक्शन इरिटेबल होगी, किसी की सेंसलेस होगी। अब ये देखिए, इस पे एक वर्ड यूज हुआ है कि ऑल सेंसेस आर वीक। वीक सेंसेस क्या, कि हियरिंग भी वीक है, विजन भी वीक है, स्पीकिंग भी वीक है, अंडरस्टैंडिंग भी वीक है, जिस्म भी स्लगिश है, वीकनेस। इस वीकनेस को आप मेडिकली कहां पे फिट करेंगे? इस जगह पे फिट करेंगे कि चूंकि सेंसरी रिसेप्टर सारे के सारे कंडक्शन जल्दी से नहीं पहुंचा रहे, मैकेनिकल रिसेप्टर है, दबाने का फंक्शन है, ये दिमाग नहीं कबूल कर रहा, जलने का फंक्शन है, दिमाग नहीं कबूल कर रहा, हियरिंग का फंक्शन है, क्रेनियल नर्व दिमाग नहीं कबूल कर रही, विजन है, दिमाग नहीं कबूल कर रहा। नर्वस सिस्टम के तमाम रिसेप्टरी जो रिसेप्टर्स हैं, जो सेंसरी सिस्टम है, ये इस हद तक डैमेज हो गया है कि ये कंडक्शन सही नहीं, ये अपने मैसेजेस प्रॉपर नहीं दे रहा। अब आप मुझे ये बताएं, मेडिकल की लैंग्वेज में हम इसको और क्या लफ्ज देंगे? ऑल सेंसेस आर वीक। हम मटीरियल मेडिकल में तो पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि इसका सेंसरी सिस्टम खराब हो गया, ये नर्वस सिस्टम से अटैच करता है, हमारा भाई हो, हमारा बच्चा हो, कोई हो, उसको ये प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको किसके हड्डियों के पास भेजेंगे? कभी भी नहीं भेजेंगे उसको। हम उसको किसी ऐसे बंदे के पास भेज देंगे जिसका किताबों में नहीं, ENT वाले के पास भेजेंगे नहीं, स्किन वाले के पास भेजेंगे नहीं, हम उसको रेफर करेंगे न्यूरो फिजिशियन की तरफ कि ये केस, इसका सेंसरी सिस्टम है, इसको पता लगना चाहिए कि इसका क्या हाल। तो अगर एनाकार्डियम पढ़ते हुए हमें इतना भी पता ना चले कि इसका सेंसरी सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है, ये ठीक होगा। हमारा टारगेट ये है कि हम इस तरह के पेशेंट को ठीक करेंगे, चाहे एनाकार्डियम से करें, चाहे किसी और चीज से भी करें, हमें नहीं इस गर्ज इस बात से, लेकिन हमने कर लिया अगर, तो इसका मतलब है कि हमने इसका नर्वस सिस्टम बैलेंस कर दिया, उसकी फंक्शनिंग को बैलेंस कर दिया।
और ये छोटा टास्क नहीं है, ये एनाकार्डियम के जरिए से किया जाने वाला टास्क छोटा नहीं है। अब आ जाती है इसकी एग्रेसिव कंडीशन और छोटी छोटी कंडीशंस। एग्रेसिव कंडीशन में बिहेवियर आ जाता है इंसैनिटी की हद तक। छोटी छोटी चीजें हैं जो किसी भी मेडिसिन में उसका जो डिफरेंस है वो पैदा कर देती हैं, छोटी छोटी। सबसे पहले जिस तरह ये अपना मोहतरम करते हैं, आप करते हैं या बड़े बड़े डॉक्टर्स करते हैं, जो जिन्होंने जो पीछे पड़ गए दिमाग के, उस बंदे की अप्रोच इस हद तक बेहतर होनी जरूर चाहिए कि वो बंदे को सामने बिठा ले और उसको उसकी एक एक हरकत का वो मानी निकाल दे। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, यही करते हैं। वो बैठते हैं, उसकी एक एक हरकत देखते हैं, उसको सिंड्रोम, उसका नाम देते हैं, नहीं देते तो उसकी पूरी डिटेल वर्ड बाय वर्ड लिखते। कभी आपने किसी साइकोलॉजिस्ट का नुस्खा देखा? साइकोलॉजिस्ट के नुस्खे पे वो सिम्टम्स लिखी होती हैं जो आप अपने नुस्खों में लिखते हैं। ये डिफरेंस है। जीपी वो लिखता है जो टर्म होती है, स्पेशलिस्ट वो लिखता है जो टर्म होती है, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट वो लिखता है जो उसकी वर्डिंग होती है, जो उसकी गेस्चर्स होते हैं, जो उसकी पोजीशन होती है, पोस्चर होता है, जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है, वो डिटेल लिखता है। अब वो क्यों लिखता है? इसीलिए लिखता है कि उनके पास किसी भी चीज को स्टडी करने का जो पैमाना है वो वही है जो हम ये बात कर रहे हैं। जैसे एनाकार्डियम का पेशेंट आता है, एनाकार्डियम का पेशेंट भूलता है, एनाकार्डियम का पेशेंट फियरफुल है, एनाकार्डियम का पेशेंट एंजाइटी में है, वो इस कंडीशन में है कि गालियां निकाल रहा है, वो कस्में उठा रहा है, वो भूल रहा है, बार बार अभी कह रहा है कि जी, उसको पूछते हैं तेरे बच्चे ने, कहता है हाँ मेरे बच्चे ने, किधर बच्चे ने। ये कंडीशन ही ऐसी है ना। तो इस कंडीशन को याद रखें। मैं फिर एक बार ये दोबारा दोहराने लगा हूं, कंडीशन की समझ ना आए तो काइंडली हाइपोटेंसी को भी और मेडिसिन को भी, दोनों चीजों को देने में जरा सा हाथ हल्का रख लें। 1 घंटे 2 घंटे का टाइम ले लें, 1 दिन का टाइम ले लें। ऐसा ना करें कि दवाई उसकी एनाकार्डियम बनती हो और आप दे उसको जो है ना वो ऑर्बिटैलिंग दे रहे हो, ऐसा ना करें। ठीक है भाई, ये बात है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कहता है जी कि डिजायर, साइड की डिजायर है शूटिंग के साथ, तो शूटिंग आपको समझना है कि दवाई एनाकार्डियम है तो आप दे उसको, कोई और दे तो थोड़ा सा टाइम ले लें, कोई बात नहीं, उसको डिक्लेयर कर लें इस बात। सही है। उसके बाद है जी वेगस नर्व इसमें आती है। वेगस नर्व सप्लाई होती है स्टमक को, और वेगस नर्व का काम इतना बड़ा है। सर माफी मांग रहे हैं। कौन? सारे कहते 5 बज गए। पार्ट 4 पार्ट 5 कर लो नहीं, ये मुका लो, बस खत्म कर लो। तो वेगस नर्व नहीं छाड़ दो। नहीं, खत्म हो गया, बस छाड़ देने। आगे भेजेंगे। हाँ, छाड़ देने, कोई गल नहीं। फिर तो कर लो या कोई गल नहीं। कोई क्वेश्चन है इसमें तो कर लें, ज़्यादा का टाइम इसको क्लोज कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी सिस्टम में है तो जरूर कर लें एनाकार्डियम के हवाले से। हाँ बताएं जल्दी। कोई उसको एपिवाल दे दे, उसका मतलब बेड़ा गर्क किया हुआ, तो जब वो हमारे पास आएगा तो क्या उसको किस पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे मेडिसिन देना, हाई पोटेंसी से या लो से? एनाकार्डियम का पेशेंट एपिवाल का नहीं होता। आप कह रहे हैं कि उसको भूलने की बीमारी होती है, तो अक्सर एपिवाल के पेशेंट को एनाकार्डियम जो है ना, एपिवाल जो पेशेंट है वो सीजर का होता है, तो उसकी याददाश्त के लिए वो ट्रीट ही नहीं करते उसको, वो उसको सीजर के लिए ट्रीट करते हैं। यानी वो एनाकार्डियम का पेशेंट नहीं होगा जो सीजर के लिए इनके पास जाएगा। हमने तो उसको बतौर रेफरेंस यूज किया है कि सीजर के लिए एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन यूज करने से अगर किसी की याददाश्त कमजोर होती है, वो चाय पीने से भी हो सकती है, जरूरी